नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडू ऐश में। हम आज देखेंगे जियोग्राफी में सुनामी। सुनामी क्या होते हैं, इसके क्या क्या प्रभाव है और सुनामी को रोकने के क्या उपाय हैं। तो हमारा पूरा फोकस है आज सुनामी पे। सुनामी एक शब्द है, देखिएगा टी साइलेंट रहता है। इंग्लिश का जो सुनामी शब्द है एक्चुअली में जापानी शब्द है। बोलेंगे सुनामी शब्द की उत्पत्ति जापानी भाषा के शब्द से हुआ है, जिसका मतलब सु मतलब है बंदरगाह और नामी, नामी का मतलब होता है तरंग, अर्थात बंदरगाहों पे आने वाली तरंग। तो सुनामी का सिंपल सा मीनिंग है, क्या मीनिंग है कि ऐसी तरंगे जो समुद्रों में उत्पन्न होती है या समुद्री तरंगे, समुद्री लहरें, जिसके कारण तटों पे विनाश होते हैं, पोताश्रय बंदरगाह को नुकसान पहुंचते हैं। जियोग्राफी का टॉपिक है और डिजास्टर मैनेजमेंट का भी टॉपिक है। सुनामी कई कई पूछ लेता है। अब हमको एक सुनामी के कारणों को देखना होगा, बैकग्राउंड के बारे में, सुनामी क्यों आते हैं। तो सुनामी के क्या कारण है, यहाँ टी साइलेंट रहता है, देखिएगा सुनामी में। तो सुनामी के कारण, सुनामी के अलग अलग कारण हैं, कोई एक मेजर कारण नहीं है। बोलेंगे कि कारणों में भी अलग अलग है। सबसे पहला भूकंप है, भूकंप के कारण सुनामी। सेकंड नंबर पे भूस्खलन और थर्ड नंबर पे बोलेंगे ज्वालामुखी उद्गार। ये सभी जब समुद्र में आए और समुद्री तरंगे लहरें उत्पन्न हो और वो लहरें 40 मीटर 35 मीटर की ऊंचाई धारण कर ले, तटों पे विनाशकारी तांडव रचे, तब हम उसे सुनामी कहते हैं। तो भूकंप के कारण उत्पन्न होने वाले सुनामी, भूस्खलन के कारण आते हैं सुनामी, और ज्वालामुखी उद्गार के कारण भी सुनामी आते हैं। यहाँ पे हमको सबसे पहले भूकंप देखना है। भूकंप के कारण किस प्रकार से सुनामी उत्पन्न होते हैं, क्या बोलेंगे कि अर्थक्वेक के कारण सुनामी। देखिए यहाँ पे ये आपका एक समुद्र सरफेस है, मान लेते हैं समुद्री सरफेस है, ठीक है। ये भूकंप है जहां पे आए हैं, भूकंप का एपी सेंटर है। तो भूकंप का उद्भव केंद्र, यहां से जो लहरें हैं वो एक किस आकार में बढ़ रहे हैं आपके, तो वक्राकार, सम बकरी बोल रहे हैं, ऐसे करके चारों दिशाओं में फैलेंगे ये, अर्थात ऐसे करके। तो जो लहरें हैं वह लहरें समुद्र में अप एंड डाउन करेगी। तो सुनामी में जो समुद्री तरंगे हैं उनकी ऊंचाई और बढ़ जाती है, लहरों की ऊंचाई बढ़ जाती है, इसकी गति बढ़ती है। खुले महासागर में जैसे तट पर पहुंचता है गति कम हो जाती है, विनाशकारी तांडव रचेगा। ये होते कैसे हैं, अगर आप जल में एक तालाब है मान लेते हैं, उसमें आप पत्थर फेंकते हैं तो कुछ लहरें इस तरीके से वक्र आगे बढ़ती है। ध्यान से देखिएगा, पत्थर फेंकते हैं जैसे ही तालाब में, तो लहरें क्या है, वक्राकार रूप में आगे बढ़ती है। तो सरफेस पे जैसे आपने वक्र के रूप में लहरें उत्पन्न हो रही है, लेकिन ये क्या है, आपका समुद्र के अंदर उत्पन्न हो रहे हैं भूकंप, और भूकंप के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, ऊर्जा के कारण तरंगे बढ़ी, जिसने क्या किया, जल को रिप्लेसमेंट किया। जो जल है इसका संतुलन बिगड़ गया, जो जल बैलेंस में थे वह अपना फिर से बैलेंस प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात जो जल का संतुलन ऊर्जा के कारण बिगड़ गया था, पुनः वह संतुलन को प्राप्त करना चाहते हैं, और रिजल्ट ये रहता है कि तरंगे, ऊंची ऊंची तरंगे उत्पन्न होती है। तो ये है, तो भूकंप हुआ, भूकंप से ऊर्जा की उत्पत्ति हुई, क्या बोलेंगे, भूकंप से ऊर्जा की उत्पत्ति हुई। ऊर्जा की उत्पत्ति के कारण जो जल संतुलन में थे वो असंतुलित हुए,
असंतुलन के कारण पुनः जल अपना संतुलन को प्राप्त करना चाहते हैं। रिजल्ट ये होता है कि तरंगे उत्पन्न होती है और ये तरंगे फिर आगे एक समवक्र रूप में या वृत्त के रूप में आगे बढ़ती है और अंत में जो भी तट रहते हैं उस तट में मान लीजिए प्रशांत महासागर है, सॉरी अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर में उठी है तो ये अफ्रीका तट पे टकरा रहे हैं। इस साइड में आपका ऐसे करके जो दक्षिण अमेरिका तट है तो उस पे आएंगे इस पोर्शन पे, तो ऐसे करके एक सुनामी दिखा सकते हैं आप। भूकंप के कारण सुनामी आ रहे हैं। हर भूकंप से सुनामी की उत्पत्ति नहीं होती, ये भी नोटिस करने वाला बात है। क्या सारे भूकंप से सुनामी आते हैं? सारे भूकंप से सुनामी नहीं आते हैं। ऐसे भूकंप से ही सुनामी आते हैं जिसमें जो आपकी लहरें हो वह अधिक सेंटर अर्थात एपिसेंटर के ऊपर एक कर्व रूप में आगे बढ़े, तो वक्राकार रूप में आगे बढ़ते चले तरंगे और सरफेस को जल को ऊपर उठाए, तो ये आपका भूकंप। अब भूस्खलन के कारण सुनामी कैसे आएंगे हमको ये देखना है। भूस्खलन के कारण सुनामी, भूस्खलन जो लैंडस्लाइड है, जल के अंदर लैंडस्लाइड हो जा रहे हैं। मान लेते हैं फिर से एक डायग्राम, ये कोई लैंड था, जल के अंदर में लैंडस्लाइड हुआ था, भूस्खलन हुआ, बड़ा सा बहुत बड़ा चट्टान का अनुमान लगा लीजिए कि वो टूट के गिर रहा है, तो जो जलें हैं उसमें फिर से लहरें उत्पन्न होगी। फिर लहरें किस तरीके से समवृत्ताकार रूप में, वक्र रूप में ऐसे, और यही हमारा क्या है, फिर से एक लहर को उत्पन्न करेगा जिसे हम लोग सुनामी कहते हैं। तो जल के अंदर लैंडस्लाइड की घटना के कारण भूकंप आ रहे हैं। ऐसा हुआ था, बोला जाता है कि फ्रांस में जब हवाई अड्डे का एक निर्माण हो रहा था, फ्रांस में हवाई अड्डे के निर्माण के कारण लैंडस्लाइड की घटना घटी। क्या बोलेंगे? लैंडस्लाइड की घटना घटी थी। इससे मिस्र में सुनामी की उत्पत्ति हुई थी, जिसके एक बंदरगाह में सुनामी आया था। तो फ्रांस में एक टाइम था, 19वीं शताब्दी की बात है, कि हवाई अड्डे का निर्माण होता, इससे लैंडस्लाइड हुए और लैंडस्लाइड के कारण जो जल था उस पर एक दाब पड़ा। तो वाटर है, वाटर पे एक मान लेते हैं ऊपर से दाब पड़ा, फिर से पानी एक संतुलन प्राप्त करने की कोशिश करेगी, तो वक्र रूप में आगे क्या हुआ, लहरें गई और ये लहरें तटों के पास आई। किस तट पे? मिस्र के तट पे, और उसके बंदरगाह हिम्मस बंदरगाह था, विनाशकारी तांडव मचाई, सुनामी था। पुनः भूस्खलन आप समझ गए कि लैंडस्लाइड से उत्पन्न हो रहे हैं, तो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से कैसे उत्पन्न हो रहे हैं, तो सेम डायग्राम बनाएंगे कि ज्वालामुखी में भी कुछ मान लेते हैं, यहाँ ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है, ये वाला पॉइंट है, ऐसे करके। तो ज्वालामुखी के कारण जो जल है पुनः एक वक्र रूप में निकल रही है और सुनामी को जन्म दे रही है जल में। तो अगर जल के ही अंदर ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाए तो विस्फोट के कारण जो ऊर्जा रहेगी वह ऊर्जा फिर से जल को एक वक्र रूप में उठाएगी और इससे लहरें उत्पन्न होगी और आगे बढ़ेगी। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये क्या बोलेंगे, डायग्राम है ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप सुनामी। अर्थात 3 कारण है सुनामी के जल से संबंधित। क्योंकि समुद्र के अंदर जहाज डूब जाए कोई, मान लेते हैं, तो जहाज डूबने के कारण प्रेशर जल के ऊपर पड़ रहा है, वो प्रेशर के कारण तरंगे उत्पन्न होगी, वो तरंगे कोई विशेष प्रभाव नहीं डालेगी। लेकिन अगर ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए या फिर भूकंप आ जाए तो मास लेवल पे एनर्जी उत्पन्न होते हैं, इससे जो जल है अनबैलेंस हो जाते हैं, तो बैलेंस प्राप्त करने के कारण सुनामी आते हैं। तो ये है आपका सुनामी, सुनामी के कारण। अब हम लोग देखते हैं कि क्या इस तरीके के फिर सुनामी अन्य जगह पे आए हुए हैं, विनाशकारी हुए हैं अभी तक। सबसे पहले देखिए, सबसे महान सुनामी आए जिसमें 3 लाख लोग मारे गए हैं ऑलमोस्ट, हिंद महासागर की सुनामी।
बात करेंगे अन्य सागर का भी। पहले हिंद महासागर को देखिए। ये सुनामी है 24 दिसंबर 2004 की बात है, जब सुनामी आया था। 7 दिसंबर 2004 का महीना था जब हिंद महासागर में सुनामी आए थे। हिंद महासागर के तट पे पता है आपको भारत है। इसके बाद जो है आपका दक्षिण एशिया के अन्य देश है। यहाँ पे श्रीलंका, ये सुमात्रा है। ऐसे करके आप देखेंगे सुमात्रा, जावा है, सॉरी सुमात्रा, जावा, और ये जो है आपका कालीमंडल। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सुमात्रा, इस साइड में ऑस्ट्रेलिया, तो ये ऑस्ट्रेलिया प्लेट, एक ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑस्ट्रेलिया प्लेट, इसके ऊपर में सुमात्रा, ये हो गया आपका भारतीय प्लेट, और इसे बोला जाता है म्यांमारी प्लेट, म्यांमार प्लेट। हम बात कर रहे हैं हिंद महासागर में एक सुनामी, जिसके यदि आप अंडरस्टैंड और बेटर तरीके से कर सकते हैं। बात है 24 दिसंबर 2003 की, कि जो भारतीय प्लेट है इस साइड से आपका म्यांमारी प्लेट, और जो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है इसके ट्राई जंक्शन, इन ट्राई जंक्शन पे ये वाला पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? सुमात्रा, ये वाला पॉइंट है। यहां से देखना है आपको कि ये जो है ट्राई जंक्शन है। क्या बोलेंगे? ट्राई जंक्शन। तो त्रिमिलन है, किस चीज का त्रिमिलन है? जहां पे भारतीय प्लेट, म्यांमार प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये तीनों प्लेट मिल रहे हैं सुमात्रा के ऊपर 3.5 डिग्री ऊपर में, और 95 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास। इस टाई जंक्शन पे भूकंप आया था। क्या बोलेंगे? भूकंप आया, और इस भूकंप के कारण एक सुनामी उत्पन्न हुई। इस भूकंप के कारण क्या बोलेंगे आप? एक सुनामी उत्पन्न हुई। इससे पूरा हिंद महासागर में लहरें उत्पन्न हुई, और जो हिंद महासागर के कोस्ट थे इस पे विनाशकारी तांडव दिखाया था। इसमें 3 लाख लोग मारे गए, 3 लाख लोग मरे, और लाखों बेघर हुए। क्या बोलेंगे? लाखों बेघर हो गए। अन्य प्रभाव, उस प्रभाव में हम देखेंगे और क्या क्या प्रभाव हुआ। फिलहाल एक पॉइंट है ट्राई जंक्शन, जहां पे म्यांमार प्लेट, भारतीय प्लेट और सुमात्रा पे, सॉरी ऑस्ट्रेलियन प्लेट मिलते हैं। तो ट्राई जंक्शन पॉइंट पे भूकंप आया हिंद महासागर के अंदर में, और भूकंप रिएक्टर पैमाने पे कितना था? तो रिएक्टर पैमाने पे जो रिकॉर्ड किया गया था 8.9 तीव्रता का भूकंप था। ऑलमोस्ट 9 रिएक्टर पैमाने पे भूकंप थे। अगर किसी लैंड पे इतने भूकंप आ जाते हैं, किसी भी कंट्री पे आ जाए, लैंड पे आ जाए, तो उस लैंड का पूरी तरीके से विनाश हो जाता है। तो इतना मेजर रिएक्टर पे आके भूकंप, इससे उत्पन्न सुनामी, और सुनामी से जो पूरा कोस्ट बेल्ट है पूरी तरीके से प्रभावित हुआ। 3 लाख लोग मारे गए। अंतरराष्ट्रीय त्रासदी घोषित किया गया था इस दिन को। भारी मात्रा में इंटरनेशनल एजेंसी फंड इकट्ठा कर रही थी, लोगों का रिहैबिलिटेशन किया गया, और भी जो इसके प्रभाव थे तो देखेंगे क्या प्रभाव पड़ा। फिलहाल समझिए आपकी अंतरराष्ट्रीय त्रासदी था ये। अब यहाँ बात करेंगे हिंद महासागर भी जो है आपका सुनामी से अछूता नहीं रहा। तो ऑलमोस्ट सुनामी कहीं भी आ सकते हैं। भूकंप की तरह इसकी भी भविष्यवाणी असंभव है। पहले विश्वास किया जाता था कि हिंद महासागर में सुनामी नहीं आते हैं, सुरक्षित है, लेकिन ऐसा नहीं है। 2004 के बाद से इसके बाद काफी सारा उपाय किया गया सुनामी को रोकने के लिए, फिर भी सुनामी आते रहते हैं। प्रशांत महासागर की बात करते हैं हम। सबसे अधिक सुनामी जो है, पॉइंट सुनामी का डिस्ट्रीब्यूशन, सुनामी का वितरण भी होगा। यह सबसे अधिक सुनामी जो प्रशांत महासागर का बेल्ट है, ध्यान से देखिएगा मैप में।
ये आपको दिखाई देगा तो इंडो चीन अर्थात थाईलैंड वाला इलाका आसियान कंट्री है, सुमात्रा, जावा, और फिर ये ऑस्ट्रेलिया आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। पूरा इलाका ही प्रशांत महासागर का है। क्या बोलेंगे? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर को पैसिफिक फायर ऑफ रिंग के भी नाम से जाना जाता है। तो पैसिफिक फायर ऑफ रिंग भी है। तो प्रशांत महासागर के चारों बेल्ट में, प्रशांत महासागर जो है इसके चारों किनारों पे ज्वालामुखी का उद्गार होता है और भूकंप आते हैं। तो ज्वालामुखी उद्गार और भूकंप आ रहे हैं। आपको समझना है जो प्रशांत महासागर का ये वाला बेल्ट है, ये पश्चिम, क्या बोलेंगे कि पश्चिम प्रशांत महासागर, और इस साइड में पूर्वी प्रशांत महासागर, पूर्वी प्रशांत महासागर। तो पूर्वी प्रशांत महासागर ये आपके राइट हैंड साइड आ गए, जिसपे अमेरिका का दोनों उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका प्लेट के नजदीक है, अर्थात उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के नजदीक, और इस साइड में एशियाई वेशियाई प्लेट है। तो इस साइड में जो आपका प्लेटें है अभिसरण कर रही है। जो पश्चिम प्रशांत महासागर है, इसके इस क्षेत्र में बोलेंगे प्रशांत महासागर प्लेटों का अभिसरण होता है, अधिक अभिसरण है, और इस साइड में अपसरण होते हैं, पूर्वी साइड में। तो अपसरण हो या अभिसरण हो, इन दोनों के परिणाम ही भूकंप आते हैं, अभिसरण और अपसरण। तो अभिसरण और अपसरण, अभिसरण में सबडक्शन अधिक गहराई के प्लेटों का हो जाता है, अपसरण में दो प्लेटें एक दूसरे से अलग हो जा रही है, तो इससे दरार पड़ जाती है। दरार भ्रंश के कारण भी क्या है, ऊर्जा उत्पन्न होते हैं, उससे सुनामी उत्पन्न हुई है। लेकिन सबडक्शन के कारण अधिक गहराई पे भूकंप उत्पन्न होते हैं और ज्वालामुखी का उद्गार होता है, साथ साथ में सुनामी भी आते हैं। तो इस प्लेटों पे आप देखेंगे जिसपे जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया और दक्षिण चीन सागर है, इंडोनेशिया वाला इलाका पूरा आपको क्या दिखाई देगा, तो भूकंप से प्रभावित क्षेत्र और ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र। रिजल्ट ये है सुनामी से भी पीड़ित क्षेत्र है। सबसे अधिक इसमें से जापान में 150 से अधिक सुनामी अभी तक आ चुके हैं। जब से सुनामी की रिकॉर्डिंग मैपिंग की गई है, तो जापान जो दिखाई दे रहा है आपको इस वाले इलाके में, ये है जापान। 150 से अधिक सुनामी को रिकॉर्ड किया गया है जापान में। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सुनामी आ जाए, अर्थात एक भूकंप आया, इससे सुनामी उत्पन्न हुए, यहाँ पे आपको समझना है। तो जो लहरें बढ़ रही है वृत्ताकार रूप में धीरे धीरे और बड़ी होती जाएगी और बड़ी होती जाएगी। अब यहाँ तक पहुंचने में इसे 15 घंटे का समय लगता है, एक अनुमान से 15 घंटे। तो दक्षिण अमेरिका तट है, दक्षिण अमेरिका तट, क्या बोलेंगे, दक्षिण अमेरिका तट में पहुंचने में अगर मिडिल प्रशांत महासागर में आ जाए तो 15 घंटे लग रहे हैं। पुनः 14-15 घंटे चाइना के तट पे पहुंचने में लग रहे हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इनकी गति क्या है, तो गति इसकी 400 से 800 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से ये सुनामी लहरें आगे बढ़ रही है। तो आपको बोलना है प्रशांत महासागर में सबसे अधिक सुनामी आते हैं। प्रशांत महासागर में सुनामी का कारण अभिसरण अपसरण है। जो पश्चिम किनारा है प्रशांत महासागर प्लेटों का सबडक्शन होता है एशियाई प्लेटों में, चाइना प्लेटों में, फिलीपींस प्लेटों में। पूरा जो पूर्वी इलाका है या पूर्वी क्षेत्र है प्रशांत महासागर के अपसरण होते हैं, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, नचका प्लेट और कोकस प्लेट के कारण। तो इस तरीके में भूकंप की उत्पत्ति होती है। साथ साथ में जो प्रशांत महासागर का क्षेत्र है पैसिफिक फायर ऑफ रिंग के नाम से जाना जाता है। तो भूकंप और ज्वालामुखी साथ साथ ये पेटियां मिलते हैं और इससे सुनामी की उत्पत्ति होती है। तो सबसे अधिक जो आते हैं भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी प्रशांत महासागर में आते हैं। अब एक सुनामी जो है उसको 15 घंटे तक पहुंचने में लग रहे हैं। पूरा प्रशांत महासागर जो है 16,000 किलोमीटर की चौड़ाई में है, 16,000 किलोमीटर। अगर दक्षिण अमेरिकी तट को लेके आप एशियाई तट के साथ मिलाएंगे, पूरा प्रशांत महासागर भूमध्य रेखा पे 16,000 किलोमीटर की लंबाई है।
इतना चौड़ा महासागर है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जो भूकंप है इसकी गति क्या है, तरंग ध्वज। देखिए यहाँ पे भूकंप, सॉरी सुनामी। सुनामी की गति आपको लिखना है। जो सुनामी आते हैं इसमें सागर तरंगे जो गति करती है वो 400 से 800 किलोमीटर पर आवर गति करती है। पुनः जो तरंग दैर्घ्य की लंबाई भी इसी के रेंज में रहती है। तरंग दैर्घ्य ये दूरी को बताता है। तो तरंग दैर्घ्य दूरी का मात्रक है 700 किलोमीटर में तरंग ध्वज की लंबाई रहती है। अब है जैसे ही ये आगे बढ़ते हैं, मतलब तरंगे ऐसे करके जो आगे बढ़ रही है एक के बाद एक, तो तट के पास, किसी भी तट के पास से पहुंचती है। मान लेते हैं कि एक अफ्रीकी मैप में तट के पास पहुंच रही है। अगर इस तट पे पहुंच रही है तरंगे, अफ्रीका का पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी अफ्रीका तट है। अब इस इलाके में अगर तट के पास पहुंच रही है तो यहाँ पे गति क्या हो जाएगी आपकी, 60 किलोमीटर पर आवर गति हो जाएगी। वहां पे जो खुला सागर है वहां पे तरंगे बिल्कुल महसूस नहीं होती। एक नॉर्मल लगता है कि समुद्र की तरंगे अप एंड डाउन कर रही है खुला महासागर में। खुले महासागर और तट दो स्थिति है। जो खुला महासागर है, खुला महासागर जैसे हिंद महासागर का भी खुला पॉइंट, तो यहाँ पे आपको विशेष तरंगों का एहसास नहीं होगा। यहाँ पे तरंग की गति अभी बढ़ती है, 400 से 800 किलोमीटर पर आवर है। जैसे ही तट पे पहुंचेगी गति कम हो जाएगी और फिर जो तरंग की ऊंचाई है वह, तरंग की ऊंचाई 40 मीटर तक हो जाएगी। तरंग की ऊंचाई हो गई, और 40 मीटर जब तरंग की ऊंचाई होती है तो इतनी मात्रा में तट के अंदर जल प्रवेश करेंगे, तेजी के साथ क्या है, जल प्रवेश करेंगे। और गति 60 किलोमीटर पर, आप से जल समझिए कि 40 किलोमीटर का एक दीवार बांध से अचानक जल छोड़ दिया गया, प्रवेश कर दिया। तो ऐसे करके आपको जल प्रवेश करता हुआ दिखाई देगा। पूरा इलाका जो कोस्ट है ये तहस नहस हो जाते हैं। तो ये है आपका सुनामी गति, तरंग ध्वज और तट पे इसके प्रभाव। अब यहाँ ओवरऑल हम सुनामी का प्रभाव देख लेते हैं कि सुनामी के क्या प्रभाव पड़ते हैं। देखिए सुनामी के प्रभाव, सबसे पहले में इफेक्ट क्या क्या पड़ेगा। सबसे पहले बोलेंगे जनधन की हानि। जन धन की हानि आप देख चुके हैं कि वो हिंद महासागर है। हिंद महासागर में भूकंप के कारण कितने लोग मारे गए, 3 लाख लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हुए थे। तो जनधन की हानि है। सरकारी भवन हो, इमारत हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बिजली, रोड, रेलवे लाइन सब तहस नहस हो जाते हैं सुनामी के कारण। तो इसमें आपको जानना है फर्स्ट पॉइंट में जनधन की हानि, इंफ्रास्ट्रक्चर की हानि, और आपको दिखाना हिंद महासागर में 3 लाख लोग मारे गए, फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर पे भू आकृति में परिवर्तन, कि भू आकृति में परिवर्तन होता है। भू आकृति क्या, किसी भी तरीके से पृथ्वी की आकृति में परिवर्तन होना। जो हिंद महासागर में भूकंप आए थे इसके कारण एक दरार पड़ गई थी हिंद महासागर में। ये दरार 1200 किलोमीटर की दरारें हैं और 150 किलोमीटर चौड़ी है। तो लंबाई में इतनी बड़ी दरारें पड़ी। जो 8.9 रिक्टर का स्केल पे भूकंप आया था हिंद महासागर में दिसंबर 2004 में, आप बोलेंगे दिसंबर 2004 में, तो इसके कारण से 1200 किलोमीटर का एक दरार पैदा हुआ। क्या हुआ, दरार, भ्रंश बन गए हिंद महासागर में। तो एक नया भू आकृति का जन्म हुआ, भ्रंश मिला। पुनः उस भ्रंश की चौड़ाई 150 किलोमीटर है, टाई जंक्शन के पास है। तो भू आकृति में भी परिवर्तन होते हैं। बहुत सारे द्वीप जो हैं वह डूब जाते हैं, बहुत सारे द्वीप डूब गए, और द्वीपों पे क्या होते हैं, बहुत सारे मलबे एकत्रित हो गए या बालू एकत्रित हो गए। तो या तो द्वीपों का निर्माण हो जा रहा है, या तो द्वीप बन जा रहे हैं, या तो फिर दरारें पड़ जा रही है, भ्रंश बन जा रहे हैं। तो इस तरीके से भू आकृति में परिवर्तन हो रहा है।
थर्ड नंबर पे आपको बोलना है कि मैरीन प्रोडक्ट, जो समुद्री जीवन है, समुद्री जीवन बुरी तरीके से प्रभावित होता है। कैसे समुद्री जीवन है? जैसे कोरल रीफ, नाम सुने होंगे कोरल रीफ का। एक चट्टान है जो कोरल से बनती है, कोरल जीवों से। छोटे छोटे जीव है, कोरल निडेरिया प्राणी है ये। तो कोरल रीफ ये चट्टान है, इस चट्टान में बहुत सारे जीव जंतुओं का आवास रहता है। तो कोरल अगर चट्टानें समाप्त हो जाती है तो उसमें बहुत सारे जो भी मछली हैं, जीव जंतु हैं, उनका भी विनाश होता है। तो समुद्री जीवन को भी विनाश होता है। पर पुनः बोलेंगे, जो मछुआरे हैं, तो मछुआरे का घर हो, गांव हो, जो तटों के पास में बने रहते हैं, या बंदरगाह जैसे सिटी हो, जैसे मुंबई या फिर कन्याकुमारी, इनका भी विनाश हो जाता है। तो मछुआरे का जीवन सबसे अधिक बुरी तरीके से प्रभावित होता है, मत्स्य उद्योग धंधे को प्रभावित करता है। तो जो मत्स्य उद्योग है वह प्रभावित होता है। इसके बाद आपको फिफ्थ नंबर में बोलना है कि मृदा का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है। मृदा का उपजाऊपन कैसे? कि समुद्री जल है, समुद्री जल लगातार एकत्रित होंगे तटों पे, तो समुद्री जल कैसा रहता है? खारा रहता है। अब खारा जल एकत्रित हो जाएगा तटों के पास, तो पूरा जमीन ही नमकीन हो जाता है। साथ साथ में मृदा का कटाव होता है, तो उपजाऊ मृदा तो कट गई, उपजाऊ मृदा कट के समुद्र के अंदर चली गई, और जो समुद्री जल था, जो खारा जल था, तटों के पास एकत्रित हो गई। तो इसके कारण से क्या होता है? आपका मृदा का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है। तो ये सब आपके प्रभाव है जो दिखाना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे आपको देखना है कि जो सुनामी है, सुनामी को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। देखिए, सुनामी को रोकने के लिए अभी तक कोई उपाय नहीं सरकार ने किया है। एक लाइन में अगर आप समझे तो सरकार ने क्या उपाय किया है? तो सरकार तो कोशिश कर रही है, सुनामी को रोकने के लिए सरकारें कोशिश कर रही है, लेकिन कोई विशेष नहीं कर पाई। क्योंकि सुनामी का भी भविष्यवाणी करना भूकंप की तरह असंभव है। सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, हो सकता है, लेकिन अनुमान सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। फिलहाल सुनामी के कारण कुछ मेजरमेंट अपनाए गए साइंटिफिक तरीके से कि कैसे भी जान माल की हानि कम हो, प्रभाव कम से कम हो, क्षति कम से कम हो। तो बोलेंगे आप समाधान में या रोकने के उपाय में। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि हवाई द्वीप जो है, प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप है। सुनामी के कारण 1946 में प्रशांत महासागर में जो हवाई द्वीप है, अमेरिका के अंडर में आता है। 1946 की बात है कि हवाई द्वीप के आधा से अधिक द्वीप सुनामी के कारण समाप्त हो गए थे। क्या बोलेंगे? द्वीप समाप्त हो गए थे। अब जब द्वीप समाप्त हो गए तो इसके बाद सरकार ने जो प्रशांत महासागर में सरकारें थी, इसमें 26 सदस्य देश थे, बोलेंगे 26 सदस्य तट देश, अर्थात प्रशांत महासागर के तट पे 26 देश थे। तो इन्होंने सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा दिया, सुनामी से संबंधित सिस्टम, सुनामी वार्निंग सिस्टम। अगर सुनामी आने की संभावना है तो उनको जानकारी पहले मिल जाती है, पहले अलर्ट हो जाते हैं ये 26 सदस्य तट देश। तो ऐसा हुआ 1946 के बाद 1948 में क्या किया गया? बोले 1948 में प्रशांत महासागर में सुनामी वार्निंग सिस्टम लगाया गया। और आगे बढ़ते हुए तो डीप ओशियन असेसमेंट, कि गहरे जल का मापनी किया जा रहा है, असेसमेंट मूल्यांकन किया जा रहा है, उसका खारापन से लेके ज्वार भाटा तक की ऊंचाई को मापा जा रहा है। तो डीप ओशियन रिपोर्टिंग, डीप ओशियन असेसमेंट रिपोर्टिंग टाइम बनाया गया। तो सही समय पे समुद्री जल का जो हाव भाव है, रंग रूप है, इसमें जो भी बदलाव है, उसके आधार पे एक रिपोर्ट तैयार करके तुरंत रिपोर्टिंग कर देना पार्टिकुलर सदस्यों को, ताकि वो तैयारी कर ले अपना। देखा आपने कि प्रशांत महासागर मिड में अगर उत्पन्न होते हैं तब भी कोस्टल क्षेत्र पहुंचने में 15 घंटे का समय रहता है। तो सरकार 15 घंटे में काफी कुछ कर सकती है अपनी जो रिस्पॉन्स फोर्स है उसको तैयार करके। तो डीप ओशियन असेसमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम बनाया गया है या टाइमिंग बनाया गया है। थर्ड नंबर पे टाइडल लॉस, जो भी ज्वार आते हैं, ज्वार को मापा जाता है।
तो ज्वार भाटा क्या, समुद्री जल का ऊपर उठना फिर नीचे जाना, तो ज्वार भाटा का मापन किया जा रहा है, इसे टाइडल गॉस कहते हैं। इसके आधार पर रिपोर्ट तैयार किया जाता है कि ज्वार भाटा की ऊंचाई कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है। फिर पूरा जो समुद्र है, समुद्र के अंदर भी प्रेशर गॉज लगाए गए हैं, तो समुद्री जल का दाब मापा जाता है, समुद्री जल का दाब। तो वाटर प्रेशर लगाए गए हैं जगह जगह पे, हिंद महासागर हो, प्रशांत महासागर हो, उस दाब का मापन किया जा रहा है कि कितना प्रेशर हुए हैं। इस आधार पे ये पूरा साइंटिफिक उपकरणों से लैस करके रिपोर्टिंग की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि सदस्य देशों को रिपोर्ट सही समय पे मिल जाए और अपनी तैयारी पहले से कर ले। अन्य भी है, जीपीएस सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है, अंतरिक्ष से संबंधित जो भी उपकरण है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, वो चाहे जीपीएस सिस्टम हो या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जैसी टेक्नोलॉजी हो, कम्युनिकेशन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है। और आजकल तो नया मॉडल साइंस उभरा है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है। तो इन सब के जरिए कोशिश की जा रही है कि सुनामी के प्रभाव को कम किया जाए। और आज का जो है देखे होंगे न्यूज की जापान में भूकंप आए, 40-50 लोग के आसपास लोग मारे गए हैं। तो कुछ नया नहीं है, सुनामी का कहानी बैकग्राउंड में ही जाता है, ये काफी लंबा इतिहास है, हमको उतना डिटेल में नहीं जाना है। जो अर्ली वार्निंग सिस्टम से संबंधित है रिपोर्ट या प्रेशर गॉज, इसको देखना है आपको, समुद्री जल में किस तरीके से दाब मापा जा रहा है, टाइडल गॉज है कि ज्वार भाटा को माप लिया जाए, ये सब एक वैज्ञानिक तरीके का प्रयोग किया गया। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। बने रहिए टू डू आईएएस में, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।